नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं सरदार शहर के ये सब्जी मंडी के पीछे का दृश्य है। सरदार शहर में परसों भी बारिश हुई थी और कल रात भी अच्छी बारिश हुई थी। इस वक्त जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं वो आपको देखना ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप, कल रात को ये जो हवेली है काफ़ी जर्जर हवेली है, लगभग हो सकता है इसको 70-80 साल पुरानी हवेली है। ये पुराना मटेरियल है, चूने की हवेली है। ये जो इलाका है 200-300 फुट का, ये लगभग बरसात के दिनों में पानी के अंदर रहता है। बिना बरसात के भी इनकी जो नींव है उसमें लगातार पानी भरा रहता है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। रात को ये हवेली भर भरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बरसात हो रही थी, यहाँ पे आवागमन जो है वो बंद था, कोई आ जा नहीं रहा था, वरना कोई जनहानि हो सकती थी। इस एरिया में काफ़ी, ये इलाका देख रहे हैं आप, 200-300 फुट में काफ़ी जर्जर हवेलियां हैं जो कभी भी दुर्घटना का, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कभी भी इसमें जनहानि हो सकती है। इधर पहले कुछ सालों पहले एक हवेली गिर भी गई थी। प्रशासन को अब इनकी जांच ज़रूरी है, इनकी जांच करनी चाहिए और चिन्हित कर जो ज़्यादा खतरा है जिससे उसको किसी भी तरह से गिरा के और लोगों को राहत देनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, रात को ये हवेली भरभरा के गिर गई थी। काफ़ी पुरानी है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पे मोहल्ले के, हम उनसे बात करते हैं। ये जो हवेली है ये किसकी है और लगभग कितने साल पुरानी है? ये पसारी की है, पलाजी पसारी की। पलाजी पंसारी की है। लगभग ये जो मकान है आसपास में 200-300 फुट में बने हुए, ये कितने पुराने हो गए? 100-125 वर्ष है। तो ये बता रहे हैं कैलाश जी हैं लडिया, 100-125 साल पुराने ये मकान हैं और यहाँ पे पानी लगातार जमाव पानी का रहता है, जिसकी वजह से ये जो हवेलियां हैं इनकी नींव कमज़ोर हो गई है। बहुत पुरानी ये बनी हुई है, चूने की मटेरियल। अब भी आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है वो भी कभी भी गिर सकता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, गली में पट्टियाँ रूपी है, वो भी कभी भी गिर सकती है। और यहाँ पे वो देखो, गाय भी यहाँ पे है, पशु भी हैं, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना, यहाँ पे जनहानि हो सकती है। पशु कोई मर सकता है इससे, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है। अब भी जैसे ही धूप आएगी तो धूप आने के बाद ये जो जर्जर मकान है इनका और ज़्यादा खतरा रहता है। इधर भी इस गली में कई ऐसी हवेलियां हैं जो 100 साल पुरानी है लगभग और काफ़ी जर्जर हो गई है। प्रशासन को, नगर पालिका को, श्रीमान जिला कलेक्टर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इनको चिन्हित कर इनकी जाँच करनी चाहिए कि भी किस तरह से ये इनका ज़्यादा खतरा बना हुआ है और किस हवेली से ज़्यादा खतरा है तो उसको गिराने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो हवेली किस वक्त गिरी थी, ये आप थे उस वक्त? किस वक्त ये हवेली रात को गिरी बता रहे हैं? कल बारिश आई थी उस वक्त? सर 5:30-6 बजे के बाद में गिरी है सर। यहाँ पर काफ़ी मतलब आवाजाही रहती है, तो कभी भी मतलब पशु है, आदमी है, वाहन चालक चलते हैं, कभी भी उसका नुकसान हो सकता है सर। तो यहाँ पे क्या सुबह ये गली भी अवरुद्ध हो गई थी? यहाँ भी पूरा रास्ता ही अवरुद्ध था। तो सुबह यहाँ प्रशासन आया था? कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। ये मलबा अभी आप देख रहे हैं गिरा हुआ है। ये गली भी रात को अवरुद्ध हो गई थी, यहाँ भी मलबा गिरा था, आवागमन बंद हो गया था। मोहल्ले वालों ने अपने पर्सनल खर्चे पे यहाँ पे कम से कम 2-3 ट्रॉली मलबा जो है गिराया है। और अब भी ये जाँच करने का विषय है कि ये जो हवेली है वो कभी भी, ऐसा लग रहा है कि बड़ी दुर्घटना इससे हो सकती है। प्रहलाद राय जी पंसारी की ये हवेली बता रहे हैं, काफ़ी पुरानी है। शायद वो यहाँ नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन नगर पालिका को जल्द ही इन जो ये पुरानी हवेलियाँ हैं काफ़ी जर्जर हो चुकी है, उनका संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर के लिए, गांधी विद्या मंदिर में तहसीलदार व विकास अधिकारी का विदाई समारोह है। उपखंड अधिकारी रीना छिंपा एवं डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा की उपस्थिति में किया गया सम्मान। गांधी विद्या मंदिर द्वारा आज 12 अगस्त को तहसीलदार सुशील कुमार सैनी व विकास अधिकारी संत कुमार मीणा के स्थानांतरण होने पर उनका माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ ने उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा का मोमेंटो देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 में संस्था द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण कोरोना महामारी में हम अपनी भूमिका का सफल निर्वाह कर सके। उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने बताया कि मेरी टीम में मुझे तहसीलदार और विकास अधिकारी का भरपूर सहयोग मिला। इन्होंने अपने कार्य को हमेशा ही पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया।
अब इन अधिकारियों के स्थानांतरण होने के बाद मुझे हमेशा इनकी कमी महसूस होगी। इस अवसर पर तहसीलदार सुशील कुमार सैनी व विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, गांधी विद्या मंदिर एवं सभी शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सरदार शहर में सभी का भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण हम अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके। साथ ही उन्होंने गांधी विद्या मंदिर द्वारा कोरोना महामारी में किए गए सहयोग की सराहना भी की। कि जैसे आपने बताया कि लगभग 1 साल का पीरियड ही जो यहाँ रहा है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे कई वर्षों से यही पोस्टिंग है। यहाँ जनमानस ने जो प्यार, सम्मान, स्नेह हमें दिया है, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात कोविड-19 की, तो वेरी फर्स्ट टाइम जब 27-28 मार्च को ये कोरोना पॉजिटिव वाला इशू अपने यहाँ आया था, उसी दिन ही उपखंड अधिकारी महोदया के निर्देशानुसार हमने जो मैनेजमेंट किया था, उस मैनेजमेंट का ही ये परिणाम है कि पिछले 4 महीने से लगातार जो भी केसेज आए हैं उनको बड़े इत्मीनान से टैकल करते हुए और लगभग लोगों को जो है वो स्वस्थ करके घर भेजा है, जिसमें यहाँ के चाहे भामाशाहों की अपन बात करें या यहाँ के अन्नदाता कृषकों की बात करें, जिन्होंने 1000 कुंटल से ज़्यादा गेहूं प्रशासन को उपलब्ध करवाया, और उस अन्न बैंक से हमने उन लोगों तक जो है वो खाना पहुंचाया जो लॉकडाउन के कारण जिनकी मजदूरी है वो प्रभावित हो रही थी। पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोरोना महामारी में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। विदाई कार्यक्रम में गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़, उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, सम कुलपति डॉक्टर देवेंद्र मोहन, रजिस्ट्रार प्रवीण शर्मा, प्रोफेसर मनीषा वर्मा, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर वीके सैनी सहित गांधी विद्या मंदिर का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन हरफूल सहारण द्वारा किया गया। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर के लिए। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। विशेषज्ञों द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर हुई विस्तार से चर्चा। विदित रहे, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर में 11 अगस्त को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दक्षिणा फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन शुरू किया गया। वेबिनार का उद्घाटन डॉक्टर दिनेश कुमार कुलपति द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस वेबिनार में 9 देशों से लगभग 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार में मुख्य वक्ता अतुल कोठारी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने नई शिक्षा नीति 2020 पर समग्र दृष्टिपात करते हुए नई शिक्षा नीति को पूर्णतया भारतीय संस्कृति युक्त शिक्षा नीति बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में संस्कृति, प्रकृति और विकास को शामिल करते हुए व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का यही उद्देश्य है। इसके साथ ही श्री कनकमल दुगड़, कुलाधिपति उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति में समाहित भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति, अध्यात्म, दर्शन, कला, संगीत और संस्कृत की पुनः स्थापना की सराहना की। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने नई शिक्षा नीति को आम भाषा में किस तरह से समझा जाए, इसको लेकर डॉक्टर दिनेश कुमार कुलपति उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान से बात की, तो उन्होंने नई शिक्षा नीति को वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय मूल्यों के वर्धन में सहायक बताया। मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा के अंदर पहला बदलाव स्ट्रक्चर को लेके हुआ है। अब 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर में एजुकेशन पॉलिसी को डिसाइड किया गया है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का एक स्ट्रक्चर होगा। 5वीं क्लास तक जो मुख्य रूप से परिवर्तन किया गया है वो है मातृभाषा में शिक्षा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जब भाषा का विकास होता है तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि बिना व्याकरण के, बिना कोई भी परिवार के अंदर भाषा का इस तरह से ज्ञान दिए हुए बच्चा जब 8-10 महीने का होता है तो अपने परिवार की भाषा सीख लेता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बालक अपने परिवेश से, अपने संस्कारों से,
अपने आसपास के जो भी रीति रिवाज त्यौहार वार्तालाप होता है उससे वो बहुत जल्दी उस बात को कैच करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो व्यापक सर्वे हुआ उसमें लगभग 99% ये बात आई कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा है कि 5वीं क्लास तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट इसके अंदर है, इसमें समग्र शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ते हुए बालक के सर्वात्मक विकास की तरफ ध्यान दिया गया है। वो पर्टिकुलर अपने किसी एक लाइन की तरफ ध्यान देने की बजाय वो अपने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो गणित हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इतिहास हो, जो भी विभिन्न क्षेत्र है उसमें वो सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में कहूँगा कि ज्ञान को खंडों में विभाजित करने की बजाय इकाई के रूप में समग्र रूप से ज्ञान देने की व्यवस्था इसमें की गई है। डॉक्टर दिनेश कुमार कुलपति ने यह भी बताया कि हाई एजुकेशन में नई शिक्षा नीति से क्या बदलाव होने वाले हैं। पिछले 10 सालों में तेजी से जो उच्च शिक्षा है उसका बाजारीकरण हुआ है। उच्च शिक्षा में अब किस प्रकार के परिवर्तन सामने आ गए? अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हायर एजुकेशन में ही नहीं, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था में ये शब्द घुसपैठ कर चुका है और इसकी जो जड़ें हैं, जो इसका बीज है, वो मैकाले के द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था में था। लेकिन हमने कभी आमूल चूल परिवर्तन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जैसे आवाज़ उठी उस शिक्षा पद्धति में से एक ईंट निकाली और दूसरी ईंट लगा दी। पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का जो बात है वो इस शिक्षा नीति में की गई है। हायर एजुकेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं 3 क्षेत्रों में इसकी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा अपना विद्यार्थी को जैसे वो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेता है, किसी कारणवश वो ड्रॉप कर देता है, इसमें ये व्यवस्था है कि अगर उसने प्रथम वर्ष किया है तो उसकी पढ़ाई बेकार नहीं गई है। उसको 1 साल का सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को, कॉलेजों को देना होगा कि इसने 1 साल में इन विषयों की पढ़ाई की है। 2 साल किया है तो उसको डिप्लोमा देना होगा, और अगर 3 साल किया है तो उसको डिग्री दीजिए। चौथा साल भी अगर डिग्री का किया है, जो रिसर्च के अंदर खास करके इंगित किया गया है, तो 4 साल की डिग्री होगी। तो बच्चे का कोई भी साल बेकार नहीं जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि समस्त विश्वविद्यालयों को, समस्त महाविद्यालयों को बहु संकाय के रूप में प्रतिष्ठापित होना पड़ेगा। यानी प्रत्येक विश्वविद्यालय एकल लाइन में नहीं चल सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि कोई मेडिकल लाइन का विश्वविद्यालय है तो उसे बहुसंकाय के रूप में 2030 तक अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उसे विद्यार्थी को केंद्र बना के उसको केवल मेडिकल साइंस नहीं, उसको सामाजिक विज्ञान के विषयों का, साइकोलॉजी का, मूल्य शिक्षा का और अन्य जो समाज से जुड़े हुए विषय हैं उनका भी ज्ञान देना होगा, ताकि मेडिकल करने के बाद वो केवल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर से पहले वो इंसान और इंसानियत और मानवता को धारण कर सके, उसकी भावना को समझ सके। और यही कारण है कि इस शिक्षा नीति के अंदर इतना व्यापक रूप से चिंतन किया गया है कि मैं समझता हूँ कि 10 साल बाद इसके जो सुखद परिणाम आएंगे, हमारे ऐसे वैज्ञानिक निकलेंगे जो संक्रामक बीमारियों को पैदा नहीं करेंगे, जो रचनात्मक मानवता के विकास के काम आने वाले वे वैज्ञानिक आविष्कार करेंगे। वे किसी प्रकार से मानवता के दुश्मन नहीं हो सकेंगे, वे मानवता की भलाई के लिए आविष्कार करेंगे। कोई इंजीनियर अपने निहित स्वार्थ के लिए वो समाज की बलिवेदी नहीं देगा। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, हर विश्वविद्यालय में इसका प्रावधान किया गया है, चाहे वो मेडिकल का विश्वविद्यालय हो, इंजीनियरिंग का हो या कोई हो, जो बहुसंकाय होंगे, उनके शिक्षकों को भी समाज से जुड़े सब विषयों का अध्ययन करना आवश्यक होगा, ताकि जिस लाइन में विद्यार्थी जाए और उसको वो पढ़ाए तो पहला वो
मानवीय दृष्टिकोण, हमारी संस्कृति आधारित मूल्यों का समावेश करके वो पढ़ाए। यानी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर इस शिक्षा नीति का विकास किया गया है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। प्रशासनिक दृष्टि से जो एक बहुत लंबा चौड़ा एक व्यवस्था चल रही थी कि भाई एक विश्वविद्यालय को, एक कॉलेज को कितने दौर से स्वीकृति के लिए गुजरना पड़ता था, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सिंगल नियामक बॉडी का जो प्लेटफॉर्म डेवलप करने की शिक्षा नीति के अंदर प्रावधान किया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि भ्रष्टाचार न पनपे। और अगली बात जो इसके अंदर कही गई है कि टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया गया है, तो ताकि किसी प्रकार की लाल फीताशाही वो नहीं हो, हम विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी में कहीं पिछड़े नहीं और कंधे से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय स्थापित हों, ये इसके अंदर पूरा प्रावधान किया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि निकट भविष्य में समाज पर नई शिक्षा नीति से सकारात्मक प्रभाव के साथ कौशल विकास में भी मदद मिलने वाली है। देखिए, अभी शिक्षा नीति लागू होने के बाद यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है और जितने भी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम है उन सब में 6 महीने की इंटर्नशिप अनिवार्य की है, जो 24 क्रेडिट की होगी और मार्कशीट और उसमें इसका आपको उल्लेख करना होगा। ये स्किल से जुड़ी हुई जिस विषय का वो स्नातक कर रहा है उसको 6 महीने समाज में जाकर वो कार्य संपादित करना होगा, इंटर्नशिप करना होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई समाजशास्त्र का विद्यार्थी है तो स्नातक स्तर पर उसको समाज के अंदर जाके काम करना है, वो कोई सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर 6 महीने की इंटर्नशिप कर सकता है। इसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है तो 3 साल या 4 साल के डिग्री पाठ्यक्रम में उसे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े विषयों की 6 महीने की इंटर्नशिप समाज के अंदर जाके करनी होगी। वो नगर पालिका में जाके किस प्रकार से चुनाव के आपके मतदाताओं के नाम, उसकी एंट्रियां वो कैसे की जाती है, नगर पालिका का काम कैसे होता है, विभिन्न पंचायतों के अंदर कार्य कैसे होता है, विभिन्न जो हमारे इस तरह के बॉडीज़ है गवर्नमेंट की प्रशासनिक बॉडियाँ, उनके अंदर कैसे काम होता है, उसका वो 6 महीने प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करेगा। कॉमर्स का विद्यार्थी है तो वो बैंक के अंदर जाके, व्यापारियों के यहाँ पे बैठ के या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियों में, वहाँ पर जाकर वो 6 महीने की इंटर्नशिप करेगा। तो तात्कालिक प्रभाव ये होगा कि वो 6 महीने के अंदर हमारा विद्यार्थी जब निकट भविष्य में ग्रेजुएशन करके निकलेगा तो उसे नौकरी की अपेक्षा नहीं होगी, कम से कम जब तक यह नौकरी लगे यानी वो सेल्फ स्टैंड होने की क्षमता रखेगा। ये तात्कालिक समाज के अंदर इसका रिजल्ट है। डॉक्टर दिनेश कुमार कुलपति ने नई शिक्षा नीति में होने वाले बदलाव को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों व सरल भाषा में जनसाधारण, विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए शिक्षा नीति में हुए परिवर्तन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मोटे तौर पर इसका समाज पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति हमारी संस्कृति व समाज के समग्र विकास के लिए पूर्णतया अनुकूल है। हालांकि अभी पूरी तरह से होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी उपयुक्त नहीं है। अभी हमारी तरफ से गहन अध्ययन जारी है, जिसको लेकर आज 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन शुरू किया गया है। वेबिनार में डॉक्टर परवीर, वरिष्ठ वैज्ञानिक निदेशक जापान एवं वेबिनार समन्वयक डॉक्टर सरिता शर्मा ने भी नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त किए। वेबिनार निदेशक डॉक्टर मनीषा वर्मा ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त किया। वहीं सफल संचालन प्रोफेसर दीपिका सिंह द्वारा किया गया। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।